गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक कम्युनिटी इकोलॉजी में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी। जो समुदाय पारिस्थितिकी है उसमें समुदाय की विशेषताएं क्या होती हैं, ये अपना आज का टॉपिक है। तो अपन पढ़ते हैं समुदाय की विशेषताएं कि समुदाय की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो कोई एक समुदाय होता है वो हाईली वेरिएबल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा उच्च कोटि की जो चेंजेज हैं वो होते रहते हैं, वो चेंज होती रहती है और उसकी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। किसी भी एक समुदाय क्या होता है कि अपन जानते हैं कि समुदाय किसी एक एरिया में रहने वाले जितने भी पॉपुलेशंस हैं, अलग अलग स्पीसीज़ के टोटल जो एनिमल्स हैं उनको अपन समुदाय कहते हैं। तो वो समुदाय उनकी सर्वाइवल के लिए क्या क्या जो ज़रूरतें हैं और क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, ये अपन आज देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्ट्रक्चर। किसी भी समुदाय की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है। तो स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो अपन उस समुदाय की पढ़ेंगे कि उसमें पाई जाने वाली जो एनिमल्स हैं उनकी डेंसिटी, घनत्व क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कि वो कितनी ज़्यादा नंबर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एबंडेंस की संख्या कितनी है, उनकी कम संख्या में है कि ज़्यादा संख्या में है। ये अगर अपन किसी भी एक पॉपुलेशन, किसी कम्युनिटी की, समुदाय की स्टडी करते हैं तो उसे अपन उसकी स्ट्रक्चर में कंसिडर करते हैं। क्योंकि कोई समुदाय की संरचना कैसी है, कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये चीज़ अपन को पता चलती है उसकी समुदाय की इन डेंसिटी, फ्रिक्वेंसी और एबंडेंस ऑफ स्पीसीज के बारे में जानने के बाद अपन को उसकी स्ट्रक्चर का पता चलता है। और इसको पता करने के लिए दो मेन चीज़ों की, जो कम्युनिटी की स्ट्रक्चर है उसमें दो मेन चीज़ों की स्टडी होती है। एक स्पीसीज रिचनेस और एक होता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज रिचनेस का मतलब उसमें कितनी स्पीसीज हैं, टोटल स्पीसीज कितनी हैं, ये उसकी रिचनेस है कि टाइप्स ऑफ स्पीसीज कितनी हैं, इसमें स्पीसीज कितने हैं, बस ये बहुत कितने नंबर में स्पीसीज हैं, ये उसकी रिचनेस मतलब संपन्नता, जाति संपन्नता होती है उस समुदाय की। और स्पीसीज डाइवर्सिटी कि वो जो स्पीसीज वहाँ पे जितने भी नंबर में स्पीसीज रह रही हैं, जितनी पॉपुलेशंस रह रही हैं, वो कितनी ज़्यादा उनमें वैरायटी हैं, अलग अलग, मतलब वो एक ही टाइप की, जैसे 4-5 स्पीसीज हो सकती हैं कि वो एक ही जैसी सी हों, एक ही टाइप की हों, या फिर हर स्पीसीज अलग अलग टाइप की हो, एकदम दूसरे से डिफरेंट हो, तो वो उसकी कहलाती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, जाति विविधता। कितने टाइप की, कितनी विविध टाइप की जो स्पीसीज हैं वो वहाँ पे रहती हैं। और एक जो कम्युनिटी होती है, मेनली एक स्टेबल कम्युनिटी होती है, और एक जो इसकी स्ट्रक्चर कम्युनिटी की, कि कुछ कम्युनिटी ऐसी होती हैं उनमें कुछ स्पीसीज होती हैं वो किसी कारण से ख़त्म हो जाती हैं, मर जाती हैं, उस स्पीसीज के सारे नंबर ख़त्म हो जाते हैं। तो एक स्पीसीज के नंबर, एक स्पीसीज के सारे एनिमल्स के, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ख़त्म होने से एक समुदाय पे क्या फ़र्क पड़ता है, कि वो समुदाय ख़त्म हो जाता है या फिर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो समुदाय स्टेबल समुदाय के रूप में चलता रहता है, थोड़े टाइम बाद वो रिकवरी कर लेता है, तो वो स्टेबल स्थायी समुदाय होता है। और स्थायी समुदाय वो समुदाय होता है जिसमें जितने ज़्यादा नंबर में स्पीसीज पाई जाती है। तो स्ट्रक्चर स्थायी है या फिर टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, ये अपन को इससे पता चलता है। इसके बाद अपन देखते हैं सेकंड इसका कैरेक्टर विशेषता, डोमिनेंस। कोई भी एक समुदाय होता है, अगर अपन उस समुदाय की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो अपन देखते हैं उसमें कि हर समुदाय में कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जो उस समुदाय को चलाती हैं, रेगुलेट करती हैं, उनके बिना वो उसकी पहचान होता है। अपन उस समुदाय को देखते ही बता सकते हैं कि ये कौन सा, इसकी डोमिनेंट स्पीसीज कौन सी है, इस समुदाय में कौन सी स्पीसीज है जो प्रभावी जाति के रूप में पाई जाती है और उसको रेगुलेट करती है। और इन्हें अपन, ये जो डोमिनेंट स्पीसीज होती हैं किसी समुदाय की, उन्हें अपन डोमिनेंट्स कहते हैं, प्रभावी लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं अपन।
और इन्हें इकोलॉजिकल डोमिनेंट्स भी कहते हैं। इकोलॉजिकल डोमिनेंट होते हैं और इनकी वजह से ही ये रेगुलेट करके चलते हैं उसको, और ये उनकी पहचान होती है। जैसे नाम भी रखा जाता है कम्युनिटीज़ का, तो डोमिनेंट्स जो इकोलॉजिकल डोमिनेंट्स होते हैं उस समुदाय के, उसके आधार पे रखा जाता है। जैसे एक समुदाय है रॉकी माउंटेन मेपल फॉरेस्ट, तो उस समुदाय में मेपल जो प्लांट्स हैं उनकी डोमिनेंसी पाई जाती है, प्रभाविता पाई जाती है, इसलिए इनके ये उनकी पहचान होती है। उस समुदाय को देखते ही अपन बता देते हैं कि ये मेपल फॉरेस्ट है। तो रॉकी माउंटेन मेपल फॉरेस्ट इसलिए नाम दिया गया कि वो उसके प्रभावी जाति होती है वहाँ की, उस समुदाय की। फिर है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी की बात अपन ने अभी, स्पीसीज डाइवर्सिटी उसकी एक विशेषता होती है किसी भी समुदाय की, उसमें कितनी ज़्यादा लार्ज नंबर में स्पीसीज, डाइवर्स स्पीसीज उसमें हैं, कितनी डिफरेंट स्पीसीज उसमें हैं, वो उसकी डाइवर्सिटी कहलाती है, और वो उसकी जो स्टेबिलिटी है उसको निर्धारित करती है। उसके बाद है पीरियोडिसिटी, आवर्तिता। जो अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं उस समुदाय में रहने वाले एनिमल्स में, उनमें एक पीरियोडिसिटी पाई जाती है, आवर्तिता पाई जाती है। जैसे कि दिन भर जो एनिमल्स होते हैं, अधिकतर जो दिनचर एनिमल्स, जंतु होते हैं, वो दिन में एक्टिव रहते हैं, रात को रेस्ट करते हैं। तो ये रेस्ट और उसकी एक्टिवनेस का जो एक साइकिल चलता रहता है, और वो एक अंतराल के बाद होता है कि दिन के जो 12, 13, 14 जो भी घंटे होंगे उसमें वो एक्टिव रहेगा, और रात के जो भी 10, 12, 13, 14 जो भी घंटे होंगे उसमें वो रेस्ट करेगा। तो ये हर 12, 13 घंटे से ये साइकिल रिपीट होता रहता है, इसे पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो ये दिन के रूप में भी होती है पीरियोडिसिटी, या फिर वेरियस सीजन के अनुसार। जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक सीजन में रिप्रोडक्शन करते हैं, कि स्प्रिंग सीजन में बहुत सारे एनिमल्स का रिप्रोडक्शन होता है, ब्रीडिंग सीजन होता है, रिप्रोडक्शन करते हैं वो उस सीजन में, तो उसको ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। वो हर साल के स्प्रिंग सीजन में रिपीट होता है। इस तरह से पीरियोडिसिटी जो समुदाय के स्पीसीज हैं उनमें पाई जाती है। और उसके बाद है उसका अगला कैरेक्टर, अगर अपन देखें समुदाय, तो स्ट्रेटिफिकेशन। जो भी कोई समुदाय होता है उसमें स्थिरीकरण पाया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और स्थिरीकरण एरिया वाइज होता है। जैसे कि अपन बात करें कि इसमें जो एनिमल्स रह रहे होते हैं वो एक ही जगह पे भी अलग अलग लेवल्स में बंटे हुए होते हैं, एक लेवल स्तर बने हुए होते हैं, और इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे अपन बात करेंगे किसी एक फॉरेस्ट की, तो वहाँ पे किस तरह से स्थिरीकरण होता है। तो एक फॉरेस्ट में अगर अपन, फॉरेस्ट समुदाय है, वन समुदाय है, जिसमें कौन कौन से स्तर पाए जा सकते हैं, तो उसकी अगर अपन इस तरह से बात करें, एक कोई भी फॉरेस्ट है उसका इस तरह से अपन बात करें, ये लैंड की सरफेस है और यहाँ पे अपन स्थिरीकरण देखते हैं फॉरेस्ट में। तो एक समुदाय वो होगा जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो समुदाय मेनली डिकम्पोजर्स या फिर वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया और इस तरह के जो एनिमल्स हैं वो लैंड सरफेस के नीचे रहते हैं, और यहाँ पे वो एक ही उन टाइप के ये जो एनिमल्स हैं जो यहाँ रहते हैं, और जो प्लांट्स हैं उनका जो पार्ट लैंड के अंदर रहता है, लैंड की सरफेस के नीचे की तरफ रहता है, ये यहाँ पाए जाने वाले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इस जगह पे नहीं पाए जाएंगे। तो ये जो पाए जाने वाले समुदाय के स्पीसीज हैं, जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये एक स्तर बनाते हैं जिसको कहते हैं सबटेरेनियन लेयर। इसके बाद एक लैंड सरफेस वाली लेयर होगी जिसमें कि जो भी फॉरेस्ट के ट्रीज़ हैं उनके डेड पार्टिकल्स जो हैं, डेड पार्ट जो हैं बॉडी के, जैसे कि पत्तियां हैं, छाल हैं, वो सब गिरती रहती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ह्यूमस होता है, और वो ह्यूमस वाला ऑर्गेनिक मैटर होता है बहुत ज़्यादा, जिसको अपन कहते हैं फॉरेस्ट फ्लोर। और यहाँ पे रहने वाले जो इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारे वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो इन पे सर्वाइव करते हैं। और इसके अलावा भी जैसे रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं और भी एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये एक लेयर होगा, इस लेयर को अपन फॉरेस्ट फ्लोर करेंगे। उसके बाद घास पाया जाता है, तो जो घास वाले में जो प्लांट समुदाय, प्लांट्स स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज, ये भी सिर्फ स्पेसिफिक होंगी, इसी लेयर में पाई जाएंगी। इसको अपन कहेंगे हर्बेसियस
लेयर, और उसके बाद झाड़ियों वाला आएगा। तो वो झाड़ियों का जो पार्ट होगा वो अपन को वो वाला कहलाएगा शर्ब लेयर। और उसके बाद जो छोटे ट्रीज आएंगे, और ट्री के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक होती है उसकी कैनोपी, जो कि ये फोलीज पार्ट होता है, घना वाला पार्ट होता है, और उसके नीचे वाले पार्ट को, जो तने वाला रीजन होता है, इसको अपन अंडर स्टोरी कहते हैं। तो फिर आएगा इसमें जो पार्ट आएगा वो होगा कैनोपी लेयर। तो उसमें छोटे ट्रीज भी हो सकते हैं और बड़े ट्रीज भी हो सकते हैं। तो यदि ये एक ही लेवल में है ट्रीज, इनकी कैनोपी लगभग सभी की एक ही लेवल में आ रही है, लगभग सिग्निफिकेंट डिफरेंस उसमें नहीं है, तो ये वाला पार्ट होगा वो कैनोपी लेयर कहलाएगी। और ये इसके नीचे वाली पार्ट जो झाड़ियों से ऊपर होता है और कैनोपी से नीचे, इसको अंडर स्टोरी लेयर कहते हैं। इसको अगर अपन एक एग्जाम्पल से देखें तो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये जो स्ट्रेटिफिकेशन होता है, स्तरीकरण होता है, वो दो तरह से होता है। एक वर्टिकल होता है, अनुप्रस्थ रूप से ऐसे करते हैं, और एक ये होता है हॉरिजॉन्टल, जो कि इस तरह से होगा कि जो समुदाय हैं, जो लेवल हैं, वो इस तरह से काटे जाएंगे। तो ये हॉरिजॉन्टल होगा और ये वर्टिकल होगा। इसमें जो अपन ने बात करी थी अभी कि ये ऑर्गेनिक लेयर होगी, एक घास वाला हर्बेसियस लेयर होगी, एक शर्ब झाड़ियों वाली होगी, फिर अंडर स्टोरी ट्रीज होंगे, फिर लोअर कैनोपी होगी कि छोटे यदि उसमें ट्रीज़ हैं वो भी अलग अलग वैरायटी के हैं, बहुत लंबे ऊंचे ट्री और थोड़े से छोटे ट्री। तो एक लोअर कैनोपी उसमें बन जाती है और एक मेन कैनोपी लेयर इसकी होती है। और इसी तरह से एक जो कोई भी अपना इकोसिस्टम है वो दूसरे से, जहाँ एक कम्युनिटी है दूसरी कम्युनिटी से मिल रही है, जैसे कि अपन कोई वाटर बॉडी और उसके पास किनारे से जो फिर एक जंगल शुरू हो जाता है, उनकी अगर अपन बात करें तो उसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो पानी वाला जो होता है, कोई भी वाटर बॉडी है उसमें जो समुदाय होता है उसका अगर अपन स्ट्रेटिफिकेशन, स्तरीकरण करें, तो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो कि उसकी सबसे ऊपर वाली लेयर पे पाए जाते हैं, और वो बीच का जो मिड पार्ट होता है उसका ओपन एरिया होता है उसमें पाए जाते हैं। और उसके बाद गहराई जब पानी की थोड़ी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे सबमर्ज्ड, पानी में डूबे हुए वाले प्लांट्स होते हैं। फिर गहराई जब कम हो जाती है तो फ्लोटिंग प्लांट्स आ जाते हैं, जिनका आधा पार्ट ऊपर की तरफ रहता है और आधा सबस्ट्रेट से अटैच्ड होता है। और उसके बाद जो दलदल में पाए जाने वाले हैं, क्योंकि अब ये टेरेस्ट्रियल रीजन समुदाय से मिल रहा है यहाँ पे वाटर समुदाय, तो वहाँ के पाए जाने वाले अलग टाइप की स्पीसीज़ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा पानी वाले मिट्टी में पाई जाती हैं। और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर वो आगे की तरफ अलग टाइप के समुदाय आ जाएंगे जहाँ पे पानी कम हो जाएगा, सिर्फ ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाएगी, और दूसरी तरफ से फिर वो मेन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट रीजन आ जाएगा। तो ये एक एरिया होगा जिसमें दोनों तरह की स्पीसीज़, इस वाटर वाले समुदाय की और टेरेस्ट्रियल समुदाय की दोनों पाई जाएंगी, और उसके बाद में अपना फॉरेस्ट समुदाय शुरू हो जाएगा। इस तरह से स्ट्रेटिफिकेशन होता है, स्तरीकरण समुदायों में पाया जाता है। अब अपन देखते हैं इकोटोन एंड एज इफेक्ट। इकोटोन क्या होता है कि दो समुदाय जब एक जगह पे जहाँ दो समुदाय मिल रहे होते हैं उसको अपन उस एरिया को इकोटोन कहते हैं। और इस इकोटोन में, इस वाले एरिया में दोनों समुदायों की जो स्पीसीज़ हैं वो पाई जाती हैं, इसलिए वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ यहाँ ज़्यादा होती है, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी यहाँ सबसे ज़्यादा होती है इस एरिया में। और ये जो एक जिस इफ़ेक्ट के कारण होती है उसको अपन एज इफ़ेक्ट कहते हैं। इसके बाद और ये जो इकोटोन और एज इफ़ेक्ट पाया जाता है, और ये जो समुदाय होते हैं इनको अपन दो तरह की इकोटोन के बेसिस पे, दो तरह के कि इकोटोन किस तरह का है इसके बेसिस पे दो तरह की कम्युनिटीज़ होती हैं। एक तो होती है क्लोज्ड कम्युनिटी, एक होती है ओपन कम्युनिटी। क्लोज्ड कम्युनिटी और ओपन कम्युनिटी, दो कम्युनिटी होती हैं इसके बेसिस पे। तो ओपन कम्युनिटी क्या होगी? ओपन कम्युनिटी की अगर अपन बात करें तो ओपन कम्युनिटी होगी जैसे कि उसमें जो इकोटोन है, जो उनकी बाउंड्रीज़ हैं दोनों अलग अलग कम्युनिटीज़ की, वो एकदम से अलग नहीं होती हैं। किसी एक बाउंड्री के द्वारा वो
अलग नहीं करी हुई, सेपरेट नहीं होती है, दिखाई नहीं देती है उनकी बाउंड्री, वो बहुत ब्रॉड एरिया में फैली हुई होती है। एक जो कम्युनिटी है उसके कैरेक्टर्स धीरे धीरे खत्म होते हैं, एक कम्युनिटी धीरे धीरे जाके दूसरी कम्युनिटी में कन्वर्ट होती है। तो वो एरिया, जैसे इसका अगर अपन एग्जांपल देखें तो एक जो फर्टाइल रीजन का इकोसिस्टम है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेजिटेशंस पाई जाती हैं, जहाँ पे वाटर की मात्रा ज़्यादा है, तो वो वाली कम्युनिटी, और आगे चलकर एक दूसरी कम्युनिटी है वो है डेजर्टिक कम्युनिटी। तो ये जब दोनों कम्युनिटी या दो बायोम अलग अलग हो रहे होते हैं तो उसमें एक कोई स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं होती है, धीरे धीरे टाइम और दूरी के हिसाब से जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो धीरे धीरे चेंज होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन धीरे धीरे चेंज होती हैं। वैसे ही धीरे धीरे जो प्लांट्स हैं वो कम होने लग जाते हैं। अल्टीमेटली जब जैसे जैसे पानी की मात्रा एकदम ही कम हो जाती है तो फिर वो डेजर्टिक जो इकोसिस्टम है, डेजर्टिक बायोम है, वो शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ओपन एरिया होता है, इनका बहुत बड़ा होता है, अलग एकदम से सेपरेट नहीं होता है। ऐसी ओपन कम्युनिटी होती है। और क्लोज कम्युनिटी अगर अपन देखें तो वो होती है जैसे कि पानी, एक वाटर कम्युनिटी जैसे कि सी है, समुद्र है या लेक है, और वो फिर टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी। तो वो हमेशा एक क्लोज्ड कम्युनिटी उसको कहते हैं, क्योंकि वो एक सेपरेट होती है, एक बाउंड्री से सेपरेट हो जाती है कि पानी एकदम से ख़त्म हो जाता है और फिर लैंड शुरू हो जाती है। तो ऐसी कम्युनिटी को ओपन क्लोज कम्युनिटी कहते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं इकोलॉजिकल नीचे। तो इकोलॉजिकल पारिस्थितिकीय निकेत। तो पारिस्थितिकीय निकेत क्या होता है? किसी भी समुदाय में रहने वाले एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं उसमें हर एक एनिमल की अगर अपन बात करें तो वो एनिमल का उस कम्युनिटी में क्या रोल है, वो क्या करता है, मतलब क्या खाता है, वो क्यों खाता है और वो कैसे खाता है, वो क्या क्या मूवमेंट करता है, वो क्यों करता है, कैसे करता है और क्या करता है। ये अगर किसी भी एनिमल की स्टडी करें तो फिर उसको अपन कहेंगे उस एनिमल का इकोलॉजिकल नीचे, कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे करता है। इसके लिए पी ओडम जो अपने ओडम हैं उन्होंने ईपी ओडम ने बताया भी था कि हैबिटेट और इकोलॉजिकल नीचे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हैबिटेट सिर्फ ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है कि हैबिटेट ये बताता है कि यहाँ पे ये एनिमल रहता है, लेकिन इकोलॉजिकल नीचे जो है वो उसका प्रोफेशन बताता है कि वो क्या करता है, क्यों करता है और कैसे करता है। तो उसका जो रोल है उस कम्युनिटी में, उसे अपन उसकी स्टडी को इकोलॉजिकल नीचे कहते हैं। इसके बाद है इंटर स्पेसिफिक एसोसिएशन, अंतर्जातीय उसका संगठन या फिर उनका अंतर्जातीय संबंध। तो अंतर्जातीय एसोसिएशन संगठन कैसे बनता है, एक कम्युनिटी में किस तरह के संबंध हैं जिनको अपन अंतर्जातीय संबंध भी कहते हैं, और वो क्यों पाए जाते हैं। तो वो पाए जाते हैं एक दूसरे जीवों की आपस में जो अंतर्निर्भरता पाई जाती है, अंतर्निर्भरता होती है, उसके कारण पाए जाते हैं। और ये 3 तरह के होते हैं मेनली। एक तो होता है न्यूट्रिशनल इंटरडिपेंडेंस, पोषणीय अंतर्निर्भरता। दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव इंटरडिपेंडेंस, की रिप्रोडक्शन के लिए जननीय जो अंतर्निर्भरता होती है। और इसके अलावा तीसरी होती है इसकी जो निर्भरता, वो प्रोटेक्टिव इंटरडिपेंडेंस या फिर सुरक्षा के लिए अंतर्निर्भरता। और जैसा कि अपन जाते हैं न्यूट्रिशनल इंटरडिपेंडेंस, जैसे प्लांट्स पे एनिमल्स डिपेंडेंट होते हैं, हेर्बीवोर पे कार्निवोर होते हैं, तो ये इसलिए पाई जाती है अपनी ट्रोफिक जो नीड है, जो फूड की नीड कंप्लीट करने के लिए, वो तो सभी में पाई जाती है। फिर है रिप्रोडक्टिव इंटरडिपेंडेंस। ये जैसे अपन ने पहले भी बात करी कि अकेला कोई भी एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, वो अंतर्निर्भर होता है, तो या तो फूड के लिए होता है या रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे प्लांट्स हैं तो वो बिना पोलिनेशन के, परागण के बिना, प्लांट्स बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनका पोलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा किया जाता है, तो उसके बिना इनका वो रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता। तो ये डिपेंडेंट होते हैं इंसेक्ट पे बहुत सारे प्लांट। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो कोयल पक्षी होता है, कुकू होती है, वो अपने अंडे ही किसी दूसरे पक्षी के नेस्ट में देती है। ये नेस्ट ही नहीं बनाती, कोयल जो बर्ड है नेस्ट नहीं बनाता, घोंसला ही नहीं बनाता। अपने रिप्रोडक्शन के टाइम अपने जो एग हैं, जो अंडे हैं, वो दूसरे मेनली कौवा जो होता है, कौवे के उसमें नेस्ट में दे देती है। तो ये तो यदि
रिप्रोडक्शन के लिए ही दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। एक है प्रोटेक्टिव इंटरडिपेंडेंस, तो प्रोटेक्शन के लिए अंतर्निर्भरता पाई जाती है। जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट अपन ने देखे हैं, लीफ इंसेक्ट, जैसे जिसकी आकृति वो एकदम पत्ती जैसा होता है, और वो बहुत सारे इंसेक्ट, और इंसेक्ट के अलावा भी जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जहाँ पे जैसे कि प्लांट्स में रहते हैं, प्लांट्स पे रहते हैं, तो वो अपनी संरचना, उनका कलर और उनकी संरचना लगभग उनके जिन प्लांट्स में रहते हैं उनकी उस पौधों की का जो पादपों का जो कलर होता है, उनके तने का जो कलर होता है, तनों पे यदि रहते हैं, यदि पत्तियों पे रहते हैं, तो उनके कलर जैसे वो मिलते जुलते होते हैं, तो उनके जो प्रीडेटर्स होते हैं, शिकारी होते हैं, वो उसको शिकार नहीं कर पाते, तो इस तरह से वो दूसरों में छिप जाते हैं। उसके लिए भी इनमें जो अंतर्निर्भरता पाई जाती है। उसके बाद है कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। तो कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी की जो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं प्रोड्यूसर्स, और फाइनली यूज करने के बाद जितना प्रोडक्शन होता है एनर्जी का, वो उस कम्युनिटी की प्रोडक्टिविटी कहलाती है। और फिर है बायोटिक स्टेबिलिटी। तो जो जीव हैं वहाँ पे वो कितने स्टेबल हैं, और वो तब होंगे जब उनका फूड का सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ पे फूड के सोर्सेज होंगे, और वो तब होगा जब वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी, विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। और फिर है ग्रोथ फॉर्म और सक्सेशन। तो किसी भी कम्युनिटी का सक्सेशन मतलब अनुक्रमण, समुदाय अनुक्रमण, एक से दूसरे समुदाय में कन्वर्ट होना, और टाइम के साथ साथ उस कम्युनिटी में पाए जाने वाले एनिमल्स में चेंज होना, वो उनका अनुक्रमण कहलाता है। वैसे अनुक्रमण मेनली क्या होता है कि किसी जगह पे पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रह रहे होते हैं, है ही नहीं, वहाँ पे बेर एरिया है, नग्न जो अपना लैंडस्केप है, कोई भी जगह है जहाँ पे पहले से जीवन नहीं है, वहाँ पे जीवन का स्थापना हो जानी, वो अनुक्रमण कहलाता है। या फिर किसी जगह पे पहले से जीवन था, लेकिन वो किसी कारण से, किन्हीं घटनाओं के कारण से, आपदाओं के कारण से ख़त्म हो गया। जैसे कि या तो कोई डेजर्टिक ऐसा डेजर्ट था जहाँ पे पहले से लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं कोई, वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्थापना हो जाना, जीवन की स्थापना हो जाना, तो वो तो क्या होगा कि स्टार्ट वहाँ से हो रही है लाइफ, उसको सबसे पहले जो कम्युनिटी आएगी उसको पायोनियर कम्युनिटी कहेंगे। और वो जो अनुक्रमण होगा उसको अपन प्राइमरी सक्सेशन कहेंगे, और उसको कहेंगे पायोनियर कम्युनिटी, और वहाँ पे पाई जाने वाली जो स्पीसीज होंगी वो होंगी पायोनियर स्पीसीज। लेकिन अगर पहले से वहाँ पे लाइफ थी, मान लो जंगल था और जंगल में आग लग गई, पूरा जंगल ख़त्म हो गया, तो अब जो भी जो अनुक्रमण होगा उसको अपन कहेंगे सेकेंडरी अनुक्रमण, सेकेंडरी सक्सेशन। तो सेकेंडरी सक्सेशन जहाँ पे पहले से था और फिर हुआ, और जब प्राइमरी सक्सेशन हो रहा होता है तो क्या होता है कि पहले पायोनियर स्पीसीज आती हैं, और धीरे धीरे वो अलग अलग स्टेज में एक के बाद दूसरा इस्टेब्लिश हुआ, फिर उसको दूसरे ने रिप्लेस कर दिया। जैसे पहले घास एकदम से खाली था, फिर वहाँ पे घास का समुदाय आ गया जो डोमिनेंट था, फिर वो घास था वो हर्ब्स में बदल गया, वहाँ पे हर्ब समुदाय आ गया, फिर वो शर्ब में बदल गया। इस तरह से जो स्टेप आते हैं उनको कम्युनिटीज़ को अपन सीरियल कम्युनिटीज़ कहते हैं। उन स्टेप्स की वजह से सीयर स्टेप्स जो होती हैं उनको अनुक्रमण की स्टेज को सीयर कहते हैं, और वो सीरियल कम्युनिटी होती है। अल्टीमेटली एक इस्टेब्लिश कम्युनिटी बन जाती है जिसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, जो सेल्फ रेगुलेटिंग स्टेबल बायोटिक कम्युनिटी होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन की। तो ट्रॉफिक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कम्युनिटी का ट्रॉफिक में ऑर्गेनाइजेशन में प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं। ट्रॉफिक लेवल, सारे ट्रॉफिक लेवल पाए जाते हैं। जैसे कि पहला होता है प्रोड्यूसर्स के बाद अगर अपन प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल होगा। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनको कंज्यूम करने वाले वहाँ पे कंज्यूमर्स भी होंगे, और जो प्राइमरी सबसे पहले जो कंज्यूमर होंगे उनको प्राइमरी कंज्यूमर कहते हैं। वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, वो खाने के लिए उन प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। और सेकेंडरी जो कंज्यूमर होंगे, वो थर्ड जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो कार्निवोरस का होगा, क्योंकि ये हेर्बिवोर कहलाएंगे, और फिर कार्निवोर्स होंगे या ओमनिवोर्स होंगे, और अल्टीमेटली जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो डिकम्पोजर्स का होगा, जो डिकम्पोज करने का काम करेंगे। इस तरह से जो अपनी कम्युनिटी है इसकी विशेषताएं पाई जाती हैं, वैरायटी ऑफ जो इसके लक्षण हैं वो पाए जाते हैं। और आज का अपना जो टॉपिक है उसकी समुदाय की विशेषताएं, वो यहीं ख़त्म होता है। घर पर रहिए, कोरोना से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।